नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बाजार को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। मार्केट की बात करें तो करीब करीब आप देखिए मात्र 30 अंक ही ऊपर रह गया है निफ्टी। हालांकि बढ़त गवाई इंट्राडे में, लेकिन निचले स्रोत से अब सुधरने की कोशिश भी कर रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ से निफ्टी किस डायरेक्शन जाता है। बैंक निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। हालांकि 2-3-4 दिन से अच्छी तेजी हमने देखी मार्केट में, तो थोड़ी सी यहाँ पर फिलहाल एक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन दिशा दशा यहाँ से क्या तय होगी सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक बार टाइटन का स्टॉक लेकर आते हैं स्क्रीन पर। टाइटन के Q3 नतीजे आए और उसका रिएक्शन देखा हमने। स्टॉक्स पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और निचले स्रोत से भी अच्छी रिकवरी टाइटन में, और मजबूत तिमाही पेश किए हैं कंपनी ने। मुनाफे में करीब 48%, तो रेवेन्यू में 40% का उछाल दिखा है। सेल्स और ज्वेलरी कारोबार की मार्जिन भी अच्छी बढ़ोतरी रही है यहाँ पर। और इस बार के नतीजे और ग्रोथ और गाइडेंस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के CFO अशोक संथोलिया जी। अशोक जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे नतीजे रहे हैं सर टाइटन के, और लगातार हमने उस पर रिएक्शन भी देखा स्टॉक पर। लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस हाइक हुए हैं, इसका असर आप कंपनी पे कैसे देखते हैं, मार्जिन पर कैसे देखते हैं, और साथ ही इसको लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? तो नमस्कार, धन्यवाद मुझको अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। Q3 के नतीजे बहुत ही सेटिस्फाइंग रहे हैं हमारे लिए। गोल्ड प्राइसेस का जो अप ट्रेंड है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है, और पिछले Q3 में काफी तेजी से गोल्ड प्राइस बढ़ा एंड जनवरी तक और आगे भी हम देख रहे हैं अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो गोल्ड प्राइस के नतीजों से क्या हो रहा है हमारी कंपनी पे, एक तरह से थोड़ा सा बायर ग्रोथ में गोल्ड ज्वेलरी के लिए कमी हो रही है और इन्वेस्टमेंट लेड परचेजिंग ज्यादा हो रही है। तो वो एक इम्पैक्ट होता है जब गोल्ड कॉइन, जो कि हम कस्टमर क्योंकि चाहते हैं रखते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन हमारा कम होता है। और दूसरा एक और प्रभाव पड़ता है, जो डायमंड ज्वेलरी होती है उसमें गोल्ड का कंटेंट वैल्यू बढ़ने से उसके भी मार्जिन पे असर पड़ता है। लेकिन हम उसको ऑफसेट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं। उसी रास्ते में 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, 14 कैरेट की, इवन 9 कैरेट की मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी कैरेट लेन में, मियां में इंट्रोड्यूस हुई है। एंड ओवरऑल उस तरीके से ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू मार्जिन भी मेंटेन हो रही है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो मार्जिन पे, ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन पे थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। कंचन बात कर रही हूँ, और डेफिनेटली नंबर्स हमें काफ़ी शानदार देखने को मिले। आपने गोल्ड की बात करी, एक अंदाज़ा मैं आपसे लेना चाहूँगी, अगर गोल्ड प्राइस में 1% का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ से रेवेन्यू और मार्जिन में किस तरीके का इम्पैक्ट आता है? और इसके साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड जो शादियों का सीज़न है वो एक रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, किस तरीके के सेंटिमेंट्स इस टाइम पे बने हुए हैं? तो देखिए, ये एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। इसका थंब रूल डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट किस स्टेज पे आके किस तरीके से इफेक्ट होता है, उसमें उसको उसको प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मर्चेंडाइजिंग या जो ज्वेलरी पीसेज हैं उसमें जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम को भी हम काफी प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में अधिकांश सोना इंपोर्ट होता है, तो उसको उस नैरेटिव को लेके हमने काफी काम किया है। और अभी गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो जब गोल्ड एक्सचेंज होता है तो उसमें प्राइस एक तरह से डिसीजन मेकिंग के इक्वेशन से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। एंड उस तरीके से गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में हमें ग्रोथ हो रही है। स्टडेड ज्वेलरी ऑल्सो अच्छा ग्रोथ हो रहा है। आप देखें कैरेट लेन की ग्रोथ, कैरेट लेन इज लार्जली डायमंड ज्वेलरी ब्रांड, एंड वहां पे 42-43% ग्रोथ हमने की है। मार्जिन में भी अच्छा हुआ है, मियां भी अच्छा कर रहा है। सो ओवरऑल डायमंड ज्वेलरी एंड गोल्ड ज्वेलरी, बोथ पे वी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली।
नए कलेक्शंस आ रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं, और भी बहुत कुछ है जो कि हमें हेल्प कर रहा है कस्टमर से इंगेज होने में और उनके नीड को फुलफिल करने में। राइट। अशोक जी, काफ़ी डिटेल में आपने चर्चा की, लेकिन डायमंड स्पेस को लेकर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे। आपने हाल फिलहाल में बियॉन के साथ अफोर्डेबल लैब ग्रोन डायमंड स्पेस में एंट्री ली, तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट चेस्ट है? साथ ही 3 से 5 साल के लिए आप फिलहाल यहाँ पर कैसे रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो एलजीडी का स्पेस है, हम हम बोलेंगे रफली 12 से 18 महीने से हम उसको स्टडी कर रहे थे, और फाइनली हमने अपना पहला स्टोर 29 दिसंबर को मुंबई में खोला है। रिटेल बिजनेस में एक फायदा ये होता है कि आपको सारा प्लान अपफ्रंट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टोर खोल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और रियल solid insight which are not theoretical, you kind of engage with customer on the transaction basis, and uske basis पे आप decide कर सकते हैं कि क्या growth ramp up या network expansion आप plan करेंगे। तो एलजीडी में अभी टाइटन का प्लान है नेक्स्ट 4-5 मंथ में 8 से 10 स्टोर हम खोलेंगे, और हम जो हमारा बिना स्टोर खोले जो स्टडी था उसको रिवैलिडेट करेंगे कि वट एवर वी हैड थॉट अबाउट कंज्यूमर preferences, are they actually playing out on the real transactions, and uske basis pe after 6 months we will decide ki what speed or what accelerated ramp up should happen for that business. वेल इसके साथ ही साथ अगर हम ज्वेलरी बिजनेस के एबिट मार्जिन की बात करें, जो कि इस क्वार्टर में हमें अच्छे खासे स्टेबल देखने को मिले हैं, इनफैक्ट अगर हम डिफरेंस भी देखें तो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का आया है। आगे चल के ये मार्जिन ट्रेजेक्ट्री कैसी रह सकती है? अगर राइजिंग गोल्ड प्राइस इन्वायरमेंट में ज्वेलरी के मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। ग्रोथ नंबर्स अगर काफी अच्छे आते हैं, जो कि इस क्वार्टर में आए, तो आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाता है टू ऑफसेट एंड कम बैक टू द सेम मार्जिन प्रोफाइल। बट आई वुड से दैट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ गोल्ड प्राइस। इफ गोल्ड प्राइस स्टार्ट स्टेबलाइजिंग, we can certainly maintain and deliver this kind of. ओके अशोक जी, अच्छा मैं आपसे दूसरे बिजनेस पर भी जानना चाहूँगी। टाइटन का जो बैग एंड परफ्यूम्स बिजनेस है, रिपोर्ट देख रहे थे मैं, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो यहाँ पर किस दिशा में बढ़ रहा है और यहाँ पर कैसे प्लान्स हैं आपके? So of course there are other businesses also, like watch division is there, which is doing extremely well. Our eye care business is also doing well, but particularly to your question, फ्रेग्रेंसेस बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छी है। वो 10 साल का हमारा बिजनेस है, एंड एक जो बीच का प्रेस, आई वुड से प्रीमियम सेगमेंट, नॉट द वैल्यू सेगमेंट, उसमें काफी अच्छी पकड़ है उसकी, काफी अच्छा शेयर है। हमने कुछ फास्ट ट्रैक ब्रांड के अंदर में परफ्यूम लॉन्च किए हैं जो यूथ को और वैल्यू सेगमेंट को भी एड्रेस करते हैं, उसको काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। सो हम सोचते हैं कि फ्रेग्रेंस बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो सॉलिडली विथ अ गुड प्रॉफिट। विमेन बैग इज अ न्यू थिंग। पहले फास्ट ट्रैक ब्रांड के अंदर में बैग था, अभी अर्थ जो कि हमारा न्यूएस्ट ब्रांड है, पिछले 2 साल से पा रहे अशोक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। आप बैग की बात कर रहे थे, अर्थ 2 साल पहले आपने इसमें जी। हाँ, तो वो जो अर्थ बैग है वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और अब हम उसके एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी कर रहे हैं। 11 आउटलेट ऑलरेडी बॉम्बे, दिल्ली और 1-2 और शहरों में आ चुके हैं, एंड अगले साल हमको लगता है हम 30-40 और आउटलेट जोड़ेंगे। एंड अगेन उसमें जैसे हमने आपको लैब ग्रोन में बताया कि 50 स्टोर इज अ गुड volume to kind of assess the future trajectory and establish the value proposition. We are very optimistic. Our Earth Bag and Fast Track Bag, which is targeted for youth, Earth Bag is kind of grown-up office goers, all ages of women. Very, very practical design angles have been thought about that, and very nicely crafted bags are there. So we are trying to again, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, काफी बिखरा हुआ सेक्टर, इन अ वे बहुत सारे प्लेयर हैं, उसमें एक थोड़ा सा
उसको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैनशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अभी तक रिस्पांस काफी अच्छा है। ओके तो सेगमेंट वाइज भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और जिस तरीके से आप जो अपना फुटप्रिंट है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं वहाँ से भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। जो हमने देखा था जुलाई के टाइम पे आपने यूए के अंदर आपने जैसे मेंशन भी किया, इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो बाकी की कंपनीज है वहाँ पे कोई आपका फर्दर एक्विजिशन का प्लान है? इंटरनेशनली तो हम देख ही रहे हैं। नहीं, अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान एडवांस स्टेज में नहीं है जो कि हम बात करें। अभी अभी दमास का एक्विजिशन हमने कंप्लीट किया है 67% स्टेक। सो 1 जनवरी से दमास के रिजल्ट हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एंड अभी पहले हम उसको काइंड ऑफ एक्सिक्यूट करेंगे वेल, जो भी हमारा ग्रोथ प्लान है उसके लिए, उसके बाद ही किसी बड़े एक्विजिशन की बात करें। ओके अशोक जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। हमने डायमंड की बात कर ली, गोल्ड की बात कर ली, लेकिन सिल्वर और प्लैटिनम में भी गजब की आंधी देखी हमने। पिकअप कैसे देखने को मिले यहाँ पर? साथ ही कोई इन्वेंट्री गेन्स हुआ है क्या जिस तरीके से तेजी थी प्राइसेस में? तो सिल्वर का हमारा पोर्टफोलियो बहुत स्मॉल है। हम शाया जो कि कैरेट लेन के अंदर में है, शाया एक है, अभी भी छोटा, ब्रांड बहुत अच्छा है बट अभी भी बिजनेस साइज इज नॉट वेरी बिग, एंड थोड़ा बहुत हम मिया में कुछ करते हैं, बट आप अगर देखें सिल्वर की भागीदारी टाइटन के ज्वेलरी बिजनेस में बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमको उसका कोई उतना फर्क या उसका फायदा भी नहीं। जी इसी का अशोक जी थैंक यू सो मच। और इस क्वार्टर में अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं और वो प्राइस में इस टाइम पे इंडिकेट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। जी तो चलिए ये बात हो गई टाइटन के मैनेजमेंट से और शेयर में भी अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। करीबन 1% की तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है और नंबर्स में भी अच्छा खासा जंप जो है वो देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारा एक पूरी की पूरी रीति रिवाज है, यानी कि जो आप लोगों के सवाल हैं उसको पूछा जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपनी जो क्वेरीज है उसको आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। CNBC आवाज़ को, श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल को टैग करके, अदरवाइज श्रेया और मुझे आप डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो सबसे पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं राहुल जी। राहुल जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल? मैडम मेरा तेजस नेटवर्क पे सवाल है। मेरे अभी रिसेंटली जून 25 में लिया था 500 शेयर 658 के रेट से, और इसमें मेरे को मतलब इसका ग्रोथ देखना है, फ्यूचर में ये कहाँ तक शेयर जाएगा, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया है। तेजस नेटवर्क और आपका पैसा ऑलमोस्ट आधा हो गया है। 341 के भाव पे खरीदारी कर रहा है। पिछले एक साल में 60% तक ये डूब चुका है और आज भी एक गिरावट का सामना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मानस जी गुड मॉर्निंग, क्या लगता है तेजस नेटवर्क? गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए मेरे ख्याल से जनवरी 2025 में स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था 1200 रुपए के आसपास। उसके बाद कभी भी स्टॉक ने कहीं पर भी कोई बाइंग पैटर्न नहीं दिखाया, कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं मिले। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं चार्ट्स पे, और कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रिवर्सल आने वाला है। मेरा तो समझना ये है कि कभी भी कोई बाउंस बैक मिले, आपको देखिए लॉस तो बुक करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो बाउंस बैक पे 375 400 की रेंज में निकलने की कोशिश करनी है, और ये भी ध्यान रखिए खरीदारी अब आपको 575 के ऊपर ही करनी है। ओके तेजस नेटवर्क के लेवल बता दिए गए हैं। फिलहाल आपको थोड़ा काउंटर वीक नजर आ रहा है स्क्रीन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम गुप्ता जी। शुभम जी गुड मॉर्निंग, वाराणसी से बात कर रहे हैं आप? यस मैम गुड मॉर्निंग जी सवाल सर आपका। मैम हमारे पास सर हमने जिंदल स्टील के शेयर लिए हैं दिसंबर मंथ में 1000 के रेट से 3000 शेयर्स। इसको अब क्या करना चाहिए? ठीक है, 1000 आपकी बाइंग है और 1094 पे कर रहा है कारोबार, तो प्रॉफिट में आप 196 रुपए प्रति शेयर के प्रॉफिट में, और 52वीं खाई के आसपास से जिंदल स्टील और मेटल में हमने अच्छी खासी रैली देखी पिछले 2 महीनों में। क्या किया जाए मानस जी? जिंदल स्टील दिसंबर की बाइंग है इनकी। देखिए जिंदल स्टील में मेरे ख्याल से तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे 1100 रुपए पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था,
जिसके टारगेट करीब करीब 1425 रुपए के आसपास आते हैं। तो 1425 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करें, क्योंकि जब तक 1050 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तो हर गिरावट पे खरीदारी करें। 1025 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, 1025 के नीचे आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस जिंदल स्टील के ऊपर, ये है राय। चलिए आगे बढ़ा जाए और नैनीताल से हमारे साथ कैलाश जी जुड़े हैं। कैलाश जी गुड मॉर्निंग। और एक सवाल पहले, आपके सवाल से पहले मैं पूछ लेती हूँ, बर्फबारी अभी भी हो रही है, थम गई है? नहीं, बर्फबारी बंद हो गई है। अच्छा, बंद हो गई है। चलिए अपना सवाल पूछिए। बताइए सर। हाँ सर, मैंने डिक्सन टेक के Q2 रिजल्ट से पहले एक्यूमुलेट किए थे, काफी नीचे आ गया, तो मैंने अभी उसे फ्यूचर में कन्वर्ट कर लिया 50 शेयर। अब मुझे क्या करना चाहिए? 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। एक लॉट है मेरे पास अब। ओके, एक लॉट है डिक्सन टेक्नोलॉजी और 14,200 शेयर्स है, 50 एक लॉट है कम्प्लीटली। और यहाँ से काफ़ी लॉस जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 1 साल में भी काफ़ी ये टूटा है। मानस जी क्या करा जाए 1 साल का पर्सपेक्टिव? देखिए, जब 1 साल 1.5 साल का पर्सपेक्टिव हो तो कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूचर में पोजीशन ना बना के कैश में पोजीशन को रखना बेहतर रहता है, क्योंकि आपको फ्यूचर में एवरी मंथ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर आती है। जहां तक पैटर्न की बात है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 18,500 से करेक्शन देखने को मिला था, 10,000 के आसपास बॉटम बना। ध्यान रखें 10,000 पे 200 वीक मूविंग एवरेज था, तो वहां से रिवर्सल देखने को मिला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। शायद 13,250 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अपनी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस इस बार जरूर लगा लें। 10,500 का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। ओके, तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर। चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको टाइम मिल गया है आपकी जो क्वेरी है उसको हमारे तक पहुंचाने का। तो फटाफट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी क्वेरीज को हमारे पास पहुंचा सकते हैं। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा, इस पर भी आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का और बहुत सारे सवाल आए हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस पिक किए हैं मैंने। आस्था, रोहित, रश्मि सब आयशर मोटर्स पे पूछ रहे हैं। एक बार चार्ट रखिएगा आयशर मोटर्स का स्क्रीन पर। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ये पर्टिकुलर काउंटर कारोबार कर रहा है और जिस तरीके के नंबर्स आए वो काफ़ी इंप्रेसिव। लेकिन मानस जी सवाल ये है कि जैसी तेज़ी बनी है, अब ये कह रहे हैं कि इन लेवल्स पे खरीदारी करें, क्या किया जाए? चेज करना चाहिए इन लेवल्स पर? मानस जी फ्रीज हो गया लग रहा है मुझे। ठीक है, मानस जी से राब्ता नहीं हो पा रही, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मानस जी क्या सुन पा रहे हैं अब आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, तो आयशर मोटर्स पे सवाल आ रहे हैं दर्शकों के और वो पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मूव्स बने हैं, चेज करना चाहिए, खरीदारी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर, या फिर थोड़ा वेट करें डाउन होने का? देखिए, ट्रेडर के तौर पे तो करेक्शन पे ही खरीदारी करनी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो करीब करीब 700 रुपए की रैली स्टॉक दिखा चुका है। बट जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। 7600 के लेवल को ब्रेक करने का मतलब ये है कि शायद स्टॉक तैयार है 8400 या 8500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बेहतर रहेगा कि कोई करेक्शन में खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉस 7300 के नीचे लगा के रखें। टारगेट बड़े सेट करें। अब आपको 8400 को टारगेट करके चलना है। ओके, तो ये थी राय आयशर मोटर्स पर। अगला सवाल आया है दीपक का इंस्टाग्राम पे। इनका सवाल है दीपक फर्टिलाइजर पे। इनके पास 100 शेयर्स हैं दीपक फर्टिलाइजर के एंड 1400 की बाइंग है। पिछले 2 साल में इसने अपनी दोनों जर्नी देख ली। एक शानदार अप ट्रेंड देखा गया, लेकिन जुलाई के बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड में ये बना हुआ है। क्या करा जाए? तो देखिए, करेक्शन भी काफी डीप हो गया। 1750 के आसपास से करेक्शन शुरू हुआ था। अब स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश की है। कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है कि ये रिवर्सल है या नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट तो जरूर बना है। इसलिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 1125 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये एक मीनिंगफुल बाउंस बैक दिखाएगा, जिसमें शायद 1300 या 1350 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर पे ये व्यू हो गया। आपको होल्ड करना है 950 का स्टॉप लॉस लगाकर। अच्छा, अगले व्यूअर के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वपन जी। इन्होंने सवाल पूछा है
अंडमान से, और इनका जो सवाल है केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। 333 की खरीद है और 146 पे कर रहा है कारोबार केएनआर कंस्ट्रक्शन, तो ऑब्वियसली काफ़ी लॉस हो गया है इनको। क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। मानस जी, क्या किया जाए? क्योंकि अपने हाई से तो काफ़ी करेक्ट हुआ है। 2024 में मैं देख रही थी 388 के करीब गया था, काफ़ी करेक्ट होकर 145 के लेवल पर। अब ये पूछ रहे हैं कि शुड आई कम्प्लीटली एग्जिट और वेट फॉर सम बाउंस बैक, क्या लगता है? देखिए, करेक्शन तो काफी डीप था, और ये भी ध्यान रखिए कि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे दिख नहीं रहे हैं। रिवर्सल आना है तो वो 165 के ऊपर ही आएगा। मेरा समझना यह है कि एक बार पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है, और वापस खरीदारी करिए। अगर 165 के ऊपर निकले तो फिर शायद ये 220-240 के लेवल्स को दिखा सकता है, तो फिर से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, इसीलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर एग्जिट करना ज्यादा ठीक रहेगा। सो लुकिंग एट द करंट चार्ट पैटर्न, इस टाइम पे एग्जिट करना आपके लिए सही होगा। तो ये थी राय केएनआर कंस्ट्रक्शन पे। मानस जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पे।